यस गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड कल हमने क्या देखा था? ये क्या है बेटा? ओ हीरो, ये क्या है? कल हमने क्या देखा? कल की क्लास में हमने क्या देखा था बताइए? कंपोनेंट्स। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? इनकम टैक्स एक्ट। फिर क्या पढ़ा? फाइनेंस एक्ट। अच्छा, फाइनेंस एक्ट किसके थ्रू आता है? बजट के थ्रू। बजट कितने तरह के होते हैं? नहीं बोला? डिस्कस किया था अपन ने कल? हाँ, बजट का नहीं बताया बजट कितने तरह के होते हैं। चलिए, तो पहले बात करते हैं हम, एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके सामने कि बजट कितने तरह के होते हैं। देखो बेटा, बजट जो होता है, थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज ले लें हम लोग। बजट जो होता है वो बजट, फाइनेंस एक्ट के बाद आपने बोला था इनकम टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स रूल पढ़ेंगे, लेकिन उसमें शायद मैं बजट वाला पॉइंट अपन वापस डिस्कस कर लेते हैं। बजट, फाइनेंस एक्ट जो आता है वो बजट के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? बजट के थ्रू आता है। बजट दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनल बजट और दूसरा होता है इंटरिम बजट। बजट कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं। अगर आपको बजट देखना है तो अभी आने वाला है बजट, फेब में आएगा बजट, तो आप आराम से उसको देखें। लेकिन ये बजट कौन सा है? ये कौन सा ईयर चल रहा है अभी? 2020 चल रहा है। अब जो बजट आएगा वो कौन से ईयर में आएगा? 21 में। किस में आएगा वो? 21 में। तो वो जो बजट 21 में आएगा, अब आप मुझे बताइए, यह 21 में जो आएगा ये कौन से प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा? 21, 22। असेसमेंट ईयर 22, 23। तो क्या ये हमारे काम का है क्या अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, हमारे लिए तो वही बजट चलेगा। कौन सा? फाइनेंस एक्ट 2020। होप यू अंडरस्टूड। क्लियर है यहां तक बात? चलिए, अब बजट जो आता है दो तरह से आता है। बजट दो तरह से पेश किया जा सकता है। एक तो होता है आपका फाइनल बजट। कैसा बजट होता है आपका? फाइनल बजट। एक होता है आपका फाइनल बजट। हाँ जी, एक होता है आपका फाइनल बजट और एक होता है आपका इंटरिम बजट। कैसा बजट होता है ये? अब इंटरिम बजट कब पेश किया जाता है? जब इलेक्शन हो रहा होता है। जिस ईयर में क्या होता है? इलेक्शन होता है। जिस ईयर में इलेक्शन होता है, तो अगर आप बताइए, इलेक्शन होता है, सपोज कीजिएगा कि अभी जैसे लास्ट जब अपना इलेक्शन हुआ था, कब हुआ था इलेक्शन? आइडिया है कुछ? हाँ जी, 2019 में जब आपका इलेक्शन हुआ था, तो उस समय जो बजट आया था वह इंटरिम बजट था। होता क्या है, इंटरिम बजट क्यों पेश किया जाता है? कि इंटरिम बजट क्या होता है, जैसे सपोज कीजिएगा यहां अगर मैं कहता हूं जुलाई में चुनाव होने हैं आपके। अब जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी क्या, इससे पहले, इससे ये जुलाई अगर मैं कहता हूं 2019, अगर मैं जुलाई 2019 की बात करता हूं, इससे जस्ट पहले बजट कब आएगा? फेब में आएगा। फेब 2000 तभी आएगा, बजट आएगा आपका। अब क्या करेगी ये बजट जो है? लोक लुभावना बजट हो सकता है। क्यों? क्योंकि रूलिंग पार्टी क्या करेगी, इसमें बहुत सारी सब्सिडीज दे सकती है, बहुत सारी चीजें, मतलब किसको? वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आम पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो यहां पे बहुत सारी घोषणाएं कर सकती है। उसको राजस्व के घाटे वाटे की नहीं पड़ी होती है, उसको ये पड़ा होता सबसे पहले क्या है? हमारी सरकार वापस बने। तो अगर इसको फाइनल बजट बोल दिया जाता तब तो क्या हो जाता? अब रूलिंग पार्टी तो जाएगी, मतलब जाएगी आएगी, जो भी होगा डिसीजन आगे होगा, लेकिन अगर ये बजट चलता जाता, तो इसलिए क्या किया गया? इन द ईयर ऑफ इलेक्शन, इन द ईयर ऑफ इलेक्शन जो बजट आता है उसे हम कहते हैं इंटरिम बजट। 6 मंथ इसकी वैलिडिटी होती है, 6 महीने तक ये वैलिड रहता है। और उसके बाद में जब आपका नया सरकार का गठन हो जाता है, नई सरकार बन जाती है, तो फिर इस इंटरिम बजट को वापस पेश किया जाता है और किस में कन्वर्ट किया जाता है भैया? फाइनल बजट में कन्वर्ट किया जाता है।
शायद आपको पता हो, नहीं हो, आई थिंक इट्स न्यू नॉलेज फॉर यू। कितने को पता था ये? हाँ जी, पता था आपको, गुड। यहाँ पे अब बात कहें फाइनल बजट, एवरी ईयर जो आपका बजट रहता है वो क्या है आपका, बाकी जो नॉर्मल ईयर्स वो क्या होता है आपका फाइनल बजट होता है। समझ में आती है क्या? बजट दो तरह के आ सकते हैं, लेकिन क्या ये एवरी ईयर ये आएगा क्या? नहीं साहब, ये एवरी ईयर नहीं आएगा, इन द ईयर ऑफ इलेक्शन ये बजट आता है। चलिए, होप यू अंडरस्टूड, यहाँ तक बातें समझ में आई अपने को। अपन वापस चलते हैं अपन ये तो हाँ जी, हम वापस आते हैं अब यहाँ पे अपने, ये हमारे नोट्स को एक बार ब्रीफ करते हैं। देखिए हमने क्या क्या चीज़ों को हमने देख लिया है। व्हाट इज टैक्स? हैव यू डन दिस? यस, टैक्स क्या होता है? टैक्स इज ए लायबिलिटी, ये हमने देख लिया है। यहाँ पे टू टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हमने देख लिया भैया। तो यहाँ पे अगर ये देखें तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये चीज़ें हमने देखी। व्हाट इज टैक्स ये हमने देखा, यहाँ तक समझ में आया आपको? अच्छा, इसी को डायग्राम फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। टाइप ऑफ टैक्स, ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या? इनकम टैक्स एंड टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज इनकम, बात करेंगे बाद में, ठीक है? कोर्स में है हमारे, ध्यान रखना है, कोर्स में है हमारे। अच्छा, फिर हमारे पास में क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है बाबू? इनडायरेक्ट टैक्स में हम दो टैक्स है, जीएसटी है आपके पास में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, और दूसरा क्या है? कस्टम ड्यूटी है। इंटर वालों खुश हो जाओ, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सीए वालों खुश हो जाओ क्योंकि तुमको एडिशनल नॉलेज मिलेगा, तो दोनों को खुश होना है, ठीक है? चलिए, फिर हमने क्या देखा था? टैक्स क्यों लेविड किया जाता है? बताओ, टैक्स क्यों लेविड किया जाता है? वाई टैक्स इज लेविड? बिकॉज हमने बात कही थी कि टैक्स क्यों लेविड किया जाता है? फॉर द पब्लिक। गवर्नमेंट को भी तो रेवेन्यू चाहिए, अरे गवर्नमेंट को भी तो रेवेन्यू चाहिएगा। यहाँ पे अगर मैं टैक्स की बात करता हूँ, द रीजन, क्या रीजन है फॉर लेवी ऑफ द टैक्स? अच्छा, लेवी का मतलब क्या होता है भैया? इम्पोज करना, चार्ज करना। द रीजन ऑफ द लेवी ऑफ द टैक्स क्या है आपका? द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए, गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो यहाँ पे फिर हमने डिफरेंस देखे थे, फिर हमने क्या देखे थे? डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स देखा था, हमने डिफरेंस देखा था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ये हमने नेचर पढ़ लिया था, लेविड ऑन पढ़ लिया था, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन पढ़ लिया था। क्लियर? ये सारे हमने डिफरेंस देख लिए थे। अच्छा, पावर ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस, ये भी हमने देखा था। किसके पास में पावर है साहब? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ कौन सा था? आर्टिकल नंबर 246, 7 शेड्यूल बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल नंबर 246। समझ में आया चीज? अच्छा, 3 लिस्ट थी, कौन कौन सी लिस्ट थी आपकी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। समझ में आता है ये चीज? अच्छा, कौन सा एंट्री नंबर था अपने पास में? 82, एंट्री नंबर 82। देखिए, वैसे आर्टिकल्स और भी हैं, जहां जहां पे मुझे रेफरेंस देना होगा मैं आपको समय रेफरेंस दे दूंगा। अभी जितना सफिशिएंट है उतना हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे देखें तो अब देखिए, अगर मैं बात कहता हूँ पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी द टैक्स, हाँ जी, ये देखिए अब हम 246 की पावर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी द टैक्स, समझ में आ रही है बात? हम 246 में जो आपका था, 246 में क्या क्या था आपके पास में? 3 लिस्ट थी ना आपके। एक तो पावर किसको दिया गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को, तीसरा दोनों। समझ में आती है चीज? देखिए 246(1) क्या कहता है भैया? हाँ जी, लेवी ऑफ वेरियस टैक्सेस। अच्छा, तो 246(2) में क्या स्पेशली किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलता है भैया कि लिस्ट 1 में जो भी है, लिस्ट 1 किसकी? लिस्ट 1 7 शेड्यूल की। लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल में जो भी है तुम वो सब कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, लिस्ट 1 में क्या सिर्फ इनकम टैक्स ही है क्या? नहीं, बहुत सारी चीजें आएगी। इनकम टैक्स का एंट्री नंबर क्या है? 82। समझ में आया चीज? अभी मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा आपको।
ये क्या कहता है स्टेट गवर्नमेंट को, क्या कहता है भैया कि लिस्ट 2 में कौन सा 7 शेड्यूल, लिस्ट 2 का जो 7 शेड्यूल है इसके अंदर जो जो भी है आपको काम कर सकते हो। समझ में आया चीज आपको, क्लियर है बाबू? हाँ जी। फिर एक लिस्ट 3 आई, कौन सी आई अपने को? लिस्ट 3। इसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों अपने अपने घर पे बना सकते हैं। बात समझ में आता? यहां पे दोनों मिलकर नहीं बना रहे, दोनों अपना अपना घर पे अपना अपना निर्माण कर रहे हैं। तो यार जीएसटी के लिए क्या करना पड़ेगा? जीएसटी के लिए 1A1 तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं 246A1 किसके लिए आया? ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए आया। समझ में आता है? क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि स्टेट के अंदर और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अगर मैं स्टेट के अंदर की बात करता हूं उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर। तो इंटर के लिए कौन बनाता है भैया? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया? इसके लिए A2। क्लियर? अब फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस आप देखिए, हम जब लिस्ट ए की बात करते हैं, लिस्ट ए की बात करते हैं तो लिस्ट ए में क्या क्या चीजें हैं जरा देखें। थोड़ी बहुत चीजें हम देख लेते हैं लिस्ट ए में क्या क्या है। सबसे पहले हमने लिस्ट 1 कौन सी है? ये यूनियन लिस्ट। लिस्ट 1 कौन सी बाबू? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हमने क्या देखा? एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा है? इनकम टैक्स। क्या लिखा? इनकम टैक्स अदर देन टैक्स ऑन। अच्छा, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। उसका लिस्ट नंबर क्या है? ना किसने बोलते हैं? लिस्ट 2 है, एंट्री नंबर क्या है? अरे 82। स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लिखा होगा लिस्ट 2 में लिखा है, स्टेट लिस्ट में लिखा है, उसका एंट्री नंबर है 46। एंट्री नंबर क्या है? 46। समझ में आया चीज? चलिए, हाँ जी। तो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर लिस्ट 1 में और क्या क्या हो सकता है ना, तो यहां पे अगर देखें तो ये देखिए, अब एंट्री नंबर 83 क्या कहेगा? ये कस्टम ड्यूटी। 84 क्या कहेगा? एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी एक्चुअली वैसे तो हट गया है, एक्साइज ड्यूटी एबॉलिश हो। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी क्या होता है? ना कस्टम ड्यूटी तू क्या कर रही है बावली? कस्टम ड्यूटी क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है वो है क्या? आपका कस्टम ड्यूटी। समझ में आ रहा है चीज? वो क्या है? आपका कस्टम ड्यूटी। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्साइज ड्यूटी क्या है? एक्साइज ड्यूटी हालांकि पहले बहुत लगता था, हर एक पे था, लेकिन अभी लिमिटेड प्रोडक्ट पे लगता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या है बेटा? एक्साइज ड्यूटी इज गुड्स ऑन ड्यूटी ऑन या टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। जब कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस पे एक टैक्स, एक ड्यूटी लगाई जाती है जिसका नाम क्या है? एक्साइज ड्यूटी। यार कभी मैं बोलता हूं टैक्स, कभी बोलते हैं ड्यूटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टैक्स और ड्यूटी, इसमें डिफरेंस क्या है? ड्यूटी जो लगाई जाती है वो भी एक वन काइंड ऑफ टैक्स ही है, लेकिन जो ड्यूटी लगाई जाती है वो गुड्स पे लगाई जाती है। किस पे लगाई जाती है? गुड्स पे लगाई जाती है। टैक्स जो लगाया जाता है वह इनकम पे और अदर देन गुड्स पे लगाया जाता है। समझ में आया आपको ये बात? ड्यूटी चेंज होती रहती है? हाँ, ड्यूटी क्या? स्टेट से स्टेट चेंज होती है? नहीं, अभी यहाँ पे अब जैसे एक्साइज ड्यूटी है तो एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। अब ये किस में, अगर हम लिस्ट 1 की बात करते हैं तो बेटा लिस्ट 1 की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ड्यूटी होगी वो सब जगह एक ही होगी ना। नहीं, वो एक अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसका अलग स्टोरी है। यहाँ तो अगर आप देखें राजस्थान में 90 रुपीज का है और अपने हरियाणा उधर में देखें तो 80 रुपीज का है, 10 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो उसके पीछे लॉजिक अलग है, उसके पीछे अदर टैक्सेस हैं, वैट्स हैं, वो लॉजिक अलग है। जीएसटी में थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में हिंट दूंगा, अभी इसके बारे में हिंट जरूरत नहीं है। बात समझ में आई अभी आपको? अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये क्या बताया, ड्यूटी किस पे लगता है? ड्यूटी लगता है आपका गुड्स पे, और टैक्स किस पे लगता है? आपका इनकम पे और अदर देन गुड्स पे। टैक्स भी तो गुड्स पे लगता है। हाँ लगता है, लेकिन ड्यूटी एक्सक्लूसिवली किस पे लगता है? आपका गुड्स पे लगता है। और जो टैक्स जो होता है आपका, ध्यान दें, अभी आपके माइंड में आएगा सर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसका नाम ही टैक्स है ना। तो टैक्स जो है,
टैक्स आपका इनकम पे लगता है अदर देन गुड्स पे लगता है, और अगर इफ स्पेसिफाइड तो गवर्नमेंट उसको गुड्स पे भी लगा सकती है, लेकिन जो ड्यूटी होती है वो एक्सक्लूसिवली किस पे लगती है? गुड्स पे लगती है। समझ में आ गई ये चीज? चलिए, तो ये कौन सी लिस्ट है अपनी? सेकंड लिस्ट। कौन सी लिस्ट है भैया? सेकंड लिस्ट। इसमें देखिए सबसे पहले एंट्री नंबर 46 क्या है? ठीक है। 51 स्टेट एक्साइज ड्यूटी। आया समझ में? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इसमें अब स्टेट भी एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है, स्टेट भी एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है, जो इसके अंदर हो वो इसकी बात। अपने को ज़्यादा डिटेल में इसमें भी नहीं जाने का है बेटा, मैं तो सिर्फ ये लिस्ट में क्या क्या हो सकता है अपन ने वो देख लिया, क्या क्या हो सकता है वो अपन ने देख लिया। ठीक है, ये क्या, ये अलग अलग एंट्रीज है। तो हमें वैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं? डायरेक्ट टैक्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। हमें किससे मतलब होना चाहिए? हमें मतलब होना चाहिए यूनियन लिस्ट 1 से मतलब होना चाहिए, और एंट्री नंबर 82 से मतलब होना चाहिए। क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? ये कॉन्करेंट लिस्ट है, दोनों बनाओ भैया, फॉरेस्ट पे, एजुकेशन पे, आतंकवाद पे, जो भी है आप दोनों बना सकते हो। इट्स फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस, नथिंग मोर देन दैट। इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? चलिए, अब कंपोनेंट्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। होप वी हैव अंडरस्टूड, और हमने इसको पढ़ लिया था, कल अच्छे से हमने पढ़ लिया था। क्लियर? अच्छा, कब से इफेक्ट में आया ये? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। समझ में आया चीज? चलिए, कितने शेड्यूल्स होते हैं इसमें? चैप्टर्स कितने? सेक्शन कितने? छलावा है क्या नहीं है? छलावा है, हमारे साथ ये धोखा है। हाँ जी, अब उसके बाद में क्या रहेगा आपके यहाँ पे? चलिए, ये समझ में आया ना आपको ये चीज? तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, उसके बाद हमने क्या देखा? फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट, अभी उसको फाइनेंस बिल बोलते हैं, इफ यू रिमेंबर। एक बार इसको पढ़िएगा, पढ़ एक बार पढ़। Every year budget is presented in general on the last date of February. ठीक है, लास्ट डेट ऑफ फैब को आपके पास में बात करते हैं। हाँ जी, All the amendments are given in general in the budget. Example, budget presented in 2020 shall be called budget 2020, and subsequently it will be called finance bill 2020. And after it has been passed by the parliament and signed by the president, it will be called finance act 2020. आ गया? समझ में आ गया? और ये प्रोविजन कब से एप्लीकेबल होंगे? फ्रॉम प्रीवियस ईयर, 21, असेसमेंट ईयर। 22. अच्छा, अपने लिए काम का जो मई नवंबर के लिए हैं उनके लिए क्या होगा आपका? 2021, और असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21-22। समझ में आया? मई नवंबर जून दिसंबर जो भी हैं उनके लिए ये एप्लीकेबिलिटी रहेगी। होप यू अंडरस्टूड। क्लियर? हाँ जी, चलिए, अब वो कैसे पास होता है ये देख लीजिए। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा और समझेंगे। फाइनेंस एक्ट जब आता है, फाइनेंस एक्ट जब आता है उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ शेड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? शेड्यूल्स होते हैं, और उसके अंदर कुछ अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जब भी बजट आता है ना, बजट के अंदर सिर्फ फाइनेंस, हम बजट में फाइनेंस एक्ट वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी और भी चीज़ें होती है बजट के साथ में, और भी चीज़ें होती हैं। उनको एजुकेशन पे, उनको एग्रीकल्चर पे, उनको व्हाट पे, हेल्थ पे, सब पे ध्यान देना होता है। ठीक है, सबके लिए बजट आता है, सबके लिए बात करनी होती है, लेकिन हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसकी बात करेंगे? फाइनेंस की बात करेंगे। उसमें क्या होता है? द फाइनेंस, ये देखिएगा, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट प्रेजेंट द फाइनेंस बिल इन द बोथ हाउस। ठीक है, अच्छा, यहां पे अगर बात कहें तो इसका क्या होता है? देखिएगा, पार्ट ए, जरा पढ़ें इसको। पार्ट ए, Part A of the budget speech contains the proposed policies. प्रपोज्ड पॉलिसी। ठीक है, पार्ट ए में क्या होता है आपका? प्रपोज्ड पॉलिसी। और उसके बाद में क्या होता है? वंस द फाइनेंस बिल अप्रूव्ड हो जाता है, क्या बन जाता है? ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और यहाँ पे इसके साथ में एक शेड्यूल भी होता है। इसके साथ में एक क्या होता है? उसमें हमें फर्स्ट शेड्यूल काम का है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी इनकम टैक्स की जो रेट होती है ना, किस रेट से टैक्स लगेगा, वह इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है।
वो इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है, वो किस में है? फाइनेंस एक्ट में है, और फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल नंबर 1 में है। तो यहां पे देखिए, द फर्स्ट शेड्यूल गिव्स द रेट ऑफ इनकम टैक्स इन 3 पार्ट्स। आया समझ में? वो 3 पार्ट्स में रेट देता है। वो किसकी रेट देता है? इनकम टैक्स की रेट देता है। कौन रेट देता है बाबू? फाइनेंस एक्ट का शेड्यूल 1। तुमको इनकम कैसे कंप्यूट करना है? तुमको इनकम कैसे कंप्यूट करना है कौन बताता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। उस पर टैक्स लगाना है, कौन बताता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। कितना लगाना है कौन बताता है? फाइनेंस एक्ट। समझ में आ रहा है बात? अभी आने वाला, अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं बात कहूं कि प्रीवियस ईयर 2020-21 में मेरी जो इनकम है उस पर टैक्स कितना लगेगा, तो कैसे, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? फाइनेंस एक्ट का शेड्यूल नंबर 3 देखना पड़ेगा। शेड्यूल नंबर 1 देखना पड़ेगा। 3 पैरा में उसका क्या दे रखा है? रेट दे रखा है। वो रेट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आज की क्लास का पार्ट भी नहीं है रेट को डिस्कस करना। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरा शेड्यूल, फाइनेंस एक्ट का शेड्यूल नंबर 1। तो अब देखो, तुमको एक्ट पढ़ना पड़ेगा, तुमको रूल्स पढ़ना पड़ेगा, तुमको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, तुमको सर्कुलर पढ़ना पड़ेगा, कहीं कहीं केस लॉज भी होगा, उसका भी थोड़ा सा रेफरेंस देंगे। इंटर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे केस लॉज का रेफरेंस कम है, लेकिन अगर 2-3 जगह पे हुआ तो हम उसको जरूर देंगे। उसके बाद में तुमको एक और चीज़ पढ़नी पड़ेगी, क्या है? फाइनेंस एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पूरा पढ़ना पड़ेगा? ना साहब, थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो रेट्स पे अभी हम नहीं जाएंगे। क्या क्या रेट्स है? रेट्स पे हम नहीं जाएंगे। ये देखिए, वैसे टू रेट्स है ये। अच्छा, तो अब देखिए, जो इनकम होती है ना आपकी, एक इनकम तो रेगुलर इनकम होती है। एक इनकम क्या होती है? रेगुलर इनकम होती है। और एक इनकम, कुछ इनकम्स होती है स्पेसिफिक इनकम होती है। कुछ इनकम क्या होती है? स्पेसिफिक इनकम होती है। माइंड भी, अगर कुछ समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करूंगा कैसे क्या स्पेसिफिक का है। स्पेसिफिक इनकम का एक मैं एग्जांपल लेता हूं साहब, ठीक है? जैसे कैपिटल गेन। जैसे क्या है? कैपिटल गेन। प्लीज, जैसे मेरा एक घर, कैपिटल एसेट, मेरा एक घर है, मेरा एक क्या है? घर है। मैंने उसको सेल कर दिया, उस पर कुछ मेरे को प्रॉफिट हो गया, कुछ मेरे को गेन हो गया, तो ये मेरे लिए क्या है? कैपिटल गेन। ये एक तरह की स्पेशल इनकम है। बात समझिएगा, यह एक तरह की क्या है? स्पेशल इनकम है। और जो मैं कोचिंग ले रहा हूं, जो नॉर्मल में पढ़ाता हूं, आप लोग फीस देते हैं, ये मेरी क्या है? एक रेगुलर इनकम है। समझ में आ रहा है? तो आई हैव 2 इनकम दिस ईयर। 1 इनकम इज रेगुलर इनकम और 1 इनकम इज स्पेसिफिक इनकम, स्पेसिफाइड इनकम। तो जो रेगुलर इनकम पे जो टैक्स लगेगा, क्या स्पेसिफाइड इनकम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए साहब? तो रेगुलर इनकम पे जो टैक्स लगेगा उसकी रेट कहां दे रखी है? फाइनेंस एक्ट में। कहां दे रखी है? फाइनेंस एक्ट में। और जो स्पेसिफाइड मेरी इनकम है, जो मेरी क्या है? स्पेसिफाइड इनकम है, उस पे जो टैक्स रेट है वो दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट के खुद के अंदर। समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्या समझ में आया बता? बोलना। अरे तेरे को समझ में आता, बोलती नहीं है, बोल। रेगुलर इनकम, 2 तरह की इनकम। रेगुलर इनकम, बोल। 2 तरह की इनकम। कौन सी इनकम? रेगुलर और स्पेसिफिक। रेगुलर इनकम पे जो टैक्स रेट लगेगी किसके अकॉर्डिंग? फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, शेड्यूल नंबर 1। समझ में आ गया? और जो स्पेसिफाइड इनकम होगी उस पे जो टैक्स लगेगा वो इनकम टैक्स एक्ट में ही लिखा है। क्लियर? हाँ जी। हाँ जी। नाउ इनकम टैक्स रूल्स। अब इनकम टैक्स रूल्स हमने कुछ लिखा था क्या? नहीं लिखा था उसमें? हाँ जी। सो इनकम टैक्स रूल्स में क्या होता है? सबसे पहले इनकम टैक्स रूल्स क्या बनाता है, ये क्या देखता है? दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या रूल्स होंगे,
देखिए एक्ट कहता है कि अगर तुम्हारा सपोज कीजिएगा एक रिटर्न का नाम सुना है आपने। रिटर्न क्या होता है? हमारी जितनी भी इनकम होती है हम गवर्नमेंट को बताते हैं साहब हमारी इतनी इनकम है, उस पर इतना टैक्स है और इतना हमने पे कर दिया है। हमारी इनकम का ब्यौरा हम किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न बोलते हैं। समझ में आता है? ए हिसाब किताब ऑफ द पर्सन इनकम इज गिवन टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रिटर्न। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो तुमको रिटर्न भरना है। मान लो, समझ में आ रहा है ये चीज? अगर तुम्हारी इनकम क्या है? 2.5 लाख से ऊपर है तो तुमको रिटर्न भरना है। क्लियर? कौन सा रिटर्न भरना है, कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, यह सारी बातें होती है इनकम टैक्स रूल में। ये सारी बातें क्या होती है? उसने कहा भरना है और इसने कहा क्या भरना है, कैसे भरना है, कौन सा रिटर्न भरना है। क्योंकि रिटर्न के भी प्रारूप, रिटर्न के भी फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं। वो रिटर्न 1 2 3 ITR उसका बोलते हैं, ITR 1 2 3 है ना, इनकम टैक्स रिटर्न 1 2 3। अरे हाँ भैया हाँ, उसने कहा भरना है, इन्होंने कहा क्या भरना है और कैसे भरना है। अगर आप होम्योपैथी कभी मेडिसिन में होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाते हैं, मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं तो जनरली, या कोई डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है, ठीक है, हाँ भैया ये दवाई लेनी है। फिर आप दुकानदार, उसके पास में ही क्या होता है, वो दुकानदार होता है। आजकल हर डॉक्टर के जहाँ वो देखता है वहीं पड़ोस में उसका मतलब यहीं है, उसका भी एक वो दुकानदार होता है। वहाँ जाते हैं आप, वो आपको दवाई भी देता है और वो ऊपर उसको चिपकाता भी है कि वो एक सुबह एक शाम आधा खाली पेट ऐसा कुछ वो बताता भी है कैसे लेना है। एक्ट ने काम कर दिया, ये करना है। रूल ने काम किया, कैसे करना है। समझ में आया? डॉक्टर साहब क्या हो गए? एक्ट हो गए। और वो दवाई देने वाला क्या हो गया? रूल्स हो गया। भैया इसको फॉलो कर लियो। समझ में आया? क्लियर है? अब आप डॉक्टर से ये नहीं पूछेंगे साहब कैसे, वो कहेगा अरे वो बता देगा आपको, ठीक है। अब डॉक्टर ने लिख दिया, आप उससे ये नहीं पूछेंगे अरे ये क्या लिखा था, सब बताना, तो बोल के बताना। अरे भाई पूछ लेना उससे। समझ में आ रहा है चीज? तो एक्ट क्या बताता है? करना है। कैसे और क्या और कब? रूल्स बताता है। क्लियर? समझ में आया? सो यहां पे अगर मैं इनकम टैक्स रूल्स की बात करूं तो इसमें पहला पॉइंट लिखे प्रोसीजरल पार्ट। पहला लिखे, शॉर्ट में लिखेंगे, अभी इसको अपने को ये तो डिटेल में आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। पहला लिखे प्रोसीजरल पार्ट विल बी, प्रोसीजरल पार्ट will be taken care by income tax rule. Procedural part will be taken care by income tax rule. अब साहब रूल बना दिए साहब, तो कोई भी कुछ भी रूल बना सकता है क्या? रूल के लिए भी क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए। कौन बनाएगा रूल? सीबीडीटी। कौन बनाएगा? सीबीडीटी। सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। फाइनेंस मिनिस्टर के पास में दो बोर्ड है, एक तो क्या है? सीबीडीटी, दूसरा सीबीआईसी। इनडायरेक्ट के लिए क्या है? सीबीआईसी, और डायरेक्ट के लिए क्या है? सीबीडीटी। समझ में आया? तो यहाँ अभी हम कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो बेटा डायरेक्ट टैक्स में जो रूल बनाएगा कौन बनाएगा? तो सीबीडीटी को पावर किसने दिया होगा? गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं लिखा होगा ना, या यूं ही बना दे रहे, कहीं ना कहीं लिखा होगा। वो लिखा है सेक्शन 295 में। कहाँ लिखा है? कौन से सेक्शन में? कौन से एक्ट के सेक्शन में? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 295 में सीबीडीटी को यह पावर दिया गया है कि दिल खोल के रूल बनाओ। समझ में आ गई? दिल खोल के रूल। अब यूं आडे कट नहीं बनाएंगे, जो रिक्वायर्ड होगा वो बनाएंगे। समझ में आया? तो दिल कहाँ खोला गया? किसने बोला? सेक्शन 295 ने बोला। क्या बनाओ? रूल बनाओ, दिल खोल के बनाओ। ये नहीं लिखा कहीं, ध्यान रखना। मतलब सेक्शन 295 ढूंढो सर, दिल खोल के तो लिखा ही नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे समझ में आया तेरे को? बोल वापस, क्या समझ में आया? अब तू फंसी छोरी, बोल। हाँ जी, किसको पावर दिया गया? सीबीडीटी को पावर दिया गया। किसने दिया? इनकम टैक्स एक्ट ने दिया। कौन से सेक्शन में दिया? 295 में दिया। तब जाके अब सीबीडीटी क्या है? हाँ भाई लिखित में आ गया ना, अब हम कर सकते हैं। क्लियर? सो यहां पे देखिए,
यहां पे देखिए एवरी एक्ट ब्ला 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 ओके टू मेक रूल ओके फॉर दिस पर्पस ओके सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1960 और लिखा ही नहीं 61 और भैया गड़बड़ हो गया बहुत बड़ा। अरे गड़बड़ क्या हो गया पता तो है ना आप लोगों को है। हाँ जी सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। चाहो तो 1961 लिख सकते हो क्योंकि अब इसका हैप्पी बर्थडे तुमको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। और ये कब से चलने लगा ये भी याद होना चाहिए, और चलने के लिए इसने किसका सहारा लिया, रूल्स का सहारा लिया, ये भी याद होना चाहिए। समझ में आया ना ये चीज। तो चलिए हैज गिवन पावर टू, अच्छा किसको पावर दिया गया, पावर टू सीबीडीटी टू मेक सच रूल्स सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पापा जी का कंट्रोल हमेशा रहेगा। पापा जी ने बेटे को बोल दिया हाँ बेटा तू संभाल ले दुकान, इसका मतलब ये नहीं है कि पापा जी को सर पापा जी साइड में हो जाओ मैं हूँ ना रे ना। समझ में आ रही है बात। यूँ नहीं, अब वो तो रेमंड्स वाला केस हो जाएगा कि रेमंड्स का जो ओनर है वो अभी मतलब तो चलो खैर हैंड टू माउथ की ज़िंदगी जी रहा है। खैर आपको ये समझ में आया कि नहीं आया भैया। तो इसमें सबसे पहले किसने कौन से सेक्शन ने किसको पावर दिया, सीबीडीटी को पावर दिया। लेकिन 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 पापा जी सब्जेक्ट, ये मजेदार बात है, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पिताजी ने बेटे को कहा दिल खोल के मजे कर, बेटा कुछ और ही करने लग गया। पिताजी आप ना ना ना, कंट्रोल तो पिताजी का रहेगा ही रहेगा। कुछ गड़बड़ कहेगा तो पिताजी उसको शॉर्ट दे सकते हैं। समझ में आ गई ये बात। यहाँ पे किसी को डाउट है इसमें? सेकंड पॉइंट लिखो, सेक्शन 295 ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 295 ऑफ आईटी एक्ट गिव्स पावर टू सीबीडीटी, गिव्स पावर टू सीबीडीटी। अब यहां पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टू मेक रूल्स वगैरह, आप रूल के अंदर ही लिख रहे हो। प्लीज समझ में आया ना आपको ये। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपके क्या हैं, शॉर्ट नोट्स है। इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर पूरा लिखना है तो आप पूरी लाइन लिखो, टू गिव द पावर, समझ में इनकम टैक्स रूल्स एज, इट्स ओके, ठीक है। हाँ जी ब्रैकेट में लिखते हैं सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ सीजी, सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ सीजी। सीजी का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया। ये रूल्स किसके लिए होते हैं भैया, क्या पर्पस इनका, पर्पस फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजरल जो हमने लिखा ना फॉर प्रोसीजरल ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कर दो वहां पे। जो पहले पॉइंट में हमने लिखा था ना फॉर इट्स अ प्रोसीजरल पार्ट, वहां ऑब्लिक कर दो एडमिनिस्ट्रेटिव। क्लियर, समझ में आया आपको। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट लिखे नोटिफिकेशन। नेक्स्ट पहले लिखे आप नोटिफिकेशन, पहले लिखे साहब नोटिफिकेशन। नेक्स्ट कंपोनेंट में आप लिखें नोटिफिकेशन। हाँ जी नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन कौन इश्यूड करता है भैया, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है, लेकिन सीबीडीटी को भी पावर दिया गया है, कभी कभी चाहे तो वो भी नोटिफिकेशन इश्यू कर सकती है। समझ में आता है ये चीज़। हाँ जी, सो नोटिफिकेशन जो इश्यूड होते हैं, नोटिफिकेशन क्या क्या बताते हैं आपको, लिखिए। हाँ जी, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इज गिवन बाय द, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज is given by the notification. समझ में आता है? issued by the dash करके लिख दे, issued by the central government, अच्छा एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस एज गुड एज क्या होते हैं, लॉ की तरह ही काम करते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, एज गुड एज लॉ की तरह ही काम करते हैं। वो पार्ट लॉ का ही पार्ट माना जाता है। नोटिफिकेशन इज ए सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन। आ गया समझ में, किसके अंडर में आ जाता है वो, लॉ के अंडर में ही आ जाता है। वंस द नोटिफिकेशन इश्यूड इट इज बिकम एज गुड एज ए लॉ। समझ में आ गया चीज, क्लियर है। अच्छा अब यहां पे देखें, अब लिखें सर्कुलर। क्या लिखें, सर्कुलर। हाँ नेक्स्ट पॉइंट सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है, ऑफिसर्स के लिए
या लिखे साहब, इट इज ए क्लेरिफिकेशन, इट इज ए क्लेरिफिकेशन. ऑब्लिक in normal communication, in normal communication issued by CBDT, issued by CBDT. हाँ जी, समझ में आया आप? फिर इसके ब्रैकेट में लिख दें बाइंड, ऐसे ही में सेकंड पॉइंट लिख दें बाइंडिंग अपॉन एसएससी. इट इज बाइंडिंग अपॉन एसएससी. Binding upon officers. हाँ, मैं सोच ही रहा था कौन कौन बोल रहा है. इट्स बाइंडिंग अपॉन ऑफिसर्स. ये ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग अपॉन है, उनको फोर्सफुली उनको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, हाँ जी. लेकिन एसएससी कैन टेक द मजा, समझ में आ रहा है, बट वी कांट गिव द सजा. तो यहाँ पे लिख ले एसएससी कैन टेक द बेनिफिट. एसएससी कैन टेक द, देखिए बाइंडिंग अपॉन ऑफिसर का मतलब क्या हो गया कि ऑफिसर पे क्या है, ये बाइंडिंग है साहब. एसएससी कैन टेक बेनिफिट ऑफ, एसएससी कैन टेक बेनिफिट ऑफ सच सर्कुलर. अच्छा, सर्कुलर्स क्या करता है भैया, देखो क्लियरिफाइड डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द वेरियस प्रोविजंस. समझ में आया? कोई डाउट होता है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसके थ्रू? सर्कुलर के थ्रू. क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? चलें आगे चलें. चलिए, एज ए गाइडेंस ऑफ फॉर ऑफिसर ऑफ द एसएस, समझ में आ रहा है? एक तरह गाइडेंस की काम करता है. एसएससी चाहे तो उसका बेनिफिट ले. इट इज सर्कुलर्स आर बाइंडिंग अपॉन, बाइंडिंग ऑन एसेसिंग ऑफिसर बट नॉट ऑन एसएससी. हाँ जी, ठीक है. चलिए, फिर क्या था आपका, लिखे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसीजन. यस, नेक्स्ट पॉइंट जुडिशियल डिसीजन, जिसका आप लिख सकते हैं जुडिशियल डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसीजन, दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल डिसीजन. ओके, चलिए, किसी को डाउट है इसमें? चलिए, यहाँ पे बात करें तो अब हमें जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं. जब हम किसी को अलग तरह से देखते हैं और कोई और उसी को कोई अलग तरह से देखता है. समझ में आ रही है? तुम्हारी ओपिनियन इस मैटर के लिए अलग है, हमारी ओपिनियन इस मैटर के लिए अलग है. हम तुमसे मेल नहीं खाते, तुम हमसे मेल नहीं खाते, लेकिन हमें एक डिसीजन लेना है उस या तो देखो दो तरीका होता है भाई. अगर मेरी ओपिनियन आपकी ओपिनियन से नहीं मिलती, आपकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन से नहीं मिलती, अपने अपने रास्ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन दिक्कत कहाँ है? जब एक खंबे पे दोनों अड़ चुके. बात समझ में आ रही है? अब इसको काम दोनों को करने का है, काम दोनों को करने का, लेकिन हमें आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दोनों के आपस में क्या है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. तो ऐसी कंडीशन में हम किसके पास में जाते हैं? हाँ जी, इंटरप्रेटर के पास में जाते हैं. वो और हमें उलझाता है और अल्टीमेटली डिसीजन कौन देता है? अल्टीमेटली जज डिसीजन देते हैं. ठीक है, जो भी आपके जज होते हैं वो डिसीजन देते हैं. इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखे ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल. इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, डैश करके लिख दें. रूलिंग एप्लीकेबल, रूलिंग एप्लीकेबल बताओ कहां तक रूलिंग एप्लीकेबल होती है? अप टू द जुरिस्डिक्शन, अप टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ ITAT, अप टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ ITAT. समझ में आता है? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल. क्लियर? हाँ जी. उसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखे हाई कोर्ट. हाई कोर्ट, हाँ जी,
इसके डिसीजन होते हैं, लिखें डिसीजन विल बी एप्लीकेबल विद इन द State. रेस्पेक्टिव स्टेट। समझ में आ गया? एक नोट लगाएं, एक नोट लगाएं। डिसीजन बाय, अच्छा डिसीजन गिवन बाय लिख सकते हो, डिसीजन गिवन बाय ITAT और डिसीजन गिवन बाय ITAT और हाई कोर्ट will be binding upon on all the SSC as well as on all the SSC as well as income tax authority. Which are fall under their jurisdiction, which are fall under their jurisdiction. Clear? सर इसका सर jurisdiction कितना है सर ITAT का? कौन सा क्या मतलब? इट्स उसमें अपन देख लेंगे उस क्या होता है। इट्स मतलब कुल मिला के ये व्हाट वी कैन से जिला वाइज होता है, जिला वाइज यानी क्या कहते हैं, जैसे जोधपुर शहर है उसके हिसाब से। हाँ हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, क्लियर है साहब? समझ में आया आपको ये सब? अच्छा फिर क्या आएगा, नेक्स्ट लिखें, लास्ट लिखें क्या, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। हाँ जी, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है ना बेटा, दिस इज लॉ ऑफ लैंड, लिख दें इट इज ए लॉ ऑफ लैंड, ये लॉ बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, इट इज ए लॉ ऑफ लैंड, ये लॉ बन जाएगा साहब। अनटिल अनलेस अब उसके अगेंस्ट में यदि कोई नया लॉ आता है तो अलग बात है, पार्लियामेंट में पास होता है वो अलग बात है, नहीं तो तब तक ये क्या है, एक तरह से लॉ ही है। ठीक है, बस इसमें तो ये लिखने का है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन विल बी द लॉ ऑफ लैंड। क्लियर? समझ में आया ये चीज? चलिए हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि यार एक्ट क्या होता है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने देखी। अब हमको किसी चीज़ का मीनिंग चाहिए साहब, हमको किसी पॉइंट पे कोई चीज़ का मीनिंग चाहिए। अब वो मीनिंग कैसे पता करें बताइए? उसके लिए सबसे पहले क्या देखें, एक्ट। सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्ट। ठीक है, लिखें साहब हाउ टू रीड द लॉ। नेक्स्ट पॉइंट लिखें हाउ टू रीड द लॉ। कंपोनेंट हो गया ना, कंपोनेंट के बाद में कंपोनेंट में सारे पॉइंट लिख लिए आपने। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखें हाउ टू रीड द लॉ। हाँ जी, हाउ टू रीड द लॉ में सबसे पहले क्या देखेंगे साहब, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी हमारी? अगर हम यहां पे क्या बात करें, फर्स्ट में क्या लिखेंगे हाउ टू रीड द लॉ में? देखिए आज यहां पे और फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, एक्ट। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, एक्ट। तो कौन सा एक्ट होगा अपना, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, हाँ जी। इसमें पता नहीं चला, सपोज करो इसमें अपने को पता नहीं चला, कुछ आइडिया नहीं हुआ या हमें क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो हम क्या देखेंगे भैया यहाँ पे, फिर हम क्या देखेंगे, हमारा सेकंड चीज हम देखेंगे वो होगा ना वो होगा हमारा एक्ट में सब कुछ आ गया आपका। यहाँ पे देखें तो इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अंदर जब मैं एक्ट की बात करता हूँ ना, तो एक्ट के अंदर खुद का एक्ट तो है ही है, टैक्स का तो एक्ट है ही है, फिर आपके पास में जो रूल्स है वो भी है ही है। ठीक है, फिर आपके पास में अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे आपके पास में फाइनेंस एक्ट है वो भी है ही है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट का कुछ पोर्शन इसमें आता है। फिर अगर सर्कुलर नोटिफिकेशन ये भी है ही है, तो पहले हमने उनमें देख लिया, फिर भी पता नहीं चला, तो फिर किसके पास में गए, कोर्ट डिसीजंस। किसके पास में, कोर्ट डिसीजन। समझ में आ रहा है? फिर क्या देखेंगे हम, कोर्ट डिसीजन। उसमें भी पता नहीं चलता,
तो फिर क्या फॉलो, तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल फॉलो कस्टम्स, फॉलो ट्रेडिशंस ऑब्लिक कस्टम्स। ये लिख लें साहब, इसमें फर्स्ट लिखे एक्ट, पहला आप सिर्फ एक्ट लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लिखे एक्ट, सेकंड लिखे कोर्ट डिसीजन, थर्ड लिखे फॉलो ट्रेडिशनल कस्टम्स, ट्रेडिशंस ऑब्लिक कस्टम्स। कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। हाँ जी, क्लियर, समझ में आया आपको? क्या? हाँ, इसके आ जाएगा एनेक्चर्स। देखो एनेक्चर्स एब्रिविएशंस का फुल फॉर्म बता देता है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखें तो शेड्यूल्स भी आता है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है आपके अंदर, ठीक है। चलिए, होप यू अंडरस्टूड। तो सबसे पहले क्या पढ़ने का है, एक्ट। उसके बाद क्या पढ़ने का है, और फिर भी नहीं पता चलता तो कस्टम्स, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, पेन। कहाँ लिखा है, कौन सा एक्ट में लिखा है? कोई पेन एक्ट नहीं है क्या, पेन एक्ट, समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये ट्रेडिशन है, कस्टम है, रिवाज है, ये जिससे लिखा जाता है उसको पेन बोलते हैं। क्लियर है? होप, अरे कमाल कर रहे हैं, जिससे लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, पेन, पेंसिल, जो भी बोलते हैं। अब अगर कोई पेंसिल होता है, अब ये इसको क्या बोलेंगे, मोबाइल, क्या, अरे यार कमाल कर रहे, मोबाइल बोलेंगे उसको। तो अब कहाँ लिखा, कोई मोबाइल एक्ट है क्या? नहीं। एक जनरल इंटरप्रिटेशन क्लॉज लॉ होता है, एक जनरल इंटरप्रिटेशन लॉ होता है, उसको भी हम देखते हैं, उसकी बातें भी करते हैं। लेकिन अपने लिए, टैक्स के लिए बेटा, हालांकि कोई अगर लीगली किसी से बात करोगे ना, वो बोलेंगे अच्छा ये नहीं होता, तो एक जनरल इंटरप्रिटेशन लॉ भी होता है कि जनरली उसको कहाँ कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, उसके लिए भी एक लॉ होता है। लेकिन हम इसकी बात नहीं करें, हम अपने इनकम टैक्स की तरफ जा रहे हैं, हमें ये देखना होता है। क्लियर है? हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। क्लियर? थैंक यू।